हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर जो प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक थे उनमें हमने ऑस्मोसिस जो पार्ट था या प्रासरण जो है उसका डिस्कस किया था। अब जो प्रासरण है या कहें ऑस्मोसिस है, उससे अगला जो टॉपिक आ जाता है वो टॉपिक है प्लाज्मोलाइसिस व डीप्लाज्मोलाइसिस यानी जीव द्रव कुंचन व जीव द्रव विकुंचन। हमारा अगला जो टॉपिक है वो जीव द्रव कुंचन व जीव द्रव विकुंचन, प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। अब देखिए जो जीव द्रव कुंचन और विकुंचन है, इनकी डेफिनेशन क्या है और इनकी प्रोसेस क्या होती है। तो यहाँ पर हम ये कहें कि जो एक कोशिका है, अब एक कोशिका की जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीटली सभी स्टूडेंट्स को पता है कि कोशिका में सबसे बाहर की ओर हम बात करें सेल वाल या कोशिका भित्ति है, इससे अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इससे जो अंदर की साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जीव द्रव या फिर कहें साइटोप्लाज्म होता है, ये पार्ट। इन कोशिका झिल्ली के अंदर जो पार्ट भरा हुआ है वो जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म होता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि इस प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक है। इसके बाद वोक्यूल्स या रिक्तिका होती है। पादप कोशिका है या प्लांट सेल के अंदर जो वोक्यूल्स जो रहते हैं या रिक्तिका है वो बड़ी साइज की होती है, लार्ज साइज में पाई जाती है। तो इस प्रकार से एक प्लांट जो सेल होती है वो ये है। इसी के साथ देखिए हमने डिस्कस किया था एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का क्या अर्थ था कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन इस साइटोप्लाज्म से अधिक होती है, एनी मोर देन। तो ये जो पार्ट है कि यदि साइटोप्लाज्म से कंसंट्रेशन अधिक होगी या साइटोप्लाज्म से कोई विलयन सांद्र है तो उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए कि ये जो पार्ट है इस कोशिका को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें। देखिए मैं एक डायग्राम जो हम ये कहें कि इसके आउटर साइड में इस तरीके से यहां पर हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसको भर दिया इस जगह पर, इस तरीके। तो ये हुआ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी ये जो पार्ट है ये क्या कहें सांद्र विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि कोशिका द्रव जो है यहां पर है इसकी तुलना में इसकी सांद्रता अधिक है। अब जब हम इस सॉल्यूशन की बात कर रहे थे तब हमने ये बताया था कि यदि कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, डीप कर देते हैं उसमें, कि यदि सेल है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम डीप करेंगे तो उसके बाद जो है इस कोशिका या सेल से यदि हम बात करते हैं तो इसका जीव द्रव है, इससे वाटर जो रहता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ जाता है। तो यहां पर हम बात करें जो वाटर है वो इस साइटोप्लाज्म से आउटर साइड में आ गया, बाहर आ गया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ गया है। अब देखिए कि जो सांद्र विलयन है इसमें जल आ रहा है। जल कहां से आ रहा है? इस कोशिका के अंदर से या फिर कहीं साइटोप्लाज्म से बाहर की ओर जल आएगा, इस तरीके से। अब जैसे जैसे जल बाहर आएगा तो इसका जीव द्रव, देखिए कोशिका भित्ति जो रहती है वो हार्ड होती है, कठोर होती है, निर्जीव होती है, तो ये तो बिल्कुल इसी स्थिति में बनी रहेगी। लेकिन यदि हम बात करें जीव द्रव जो झिल्ली होती है या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, ये लचीली होती है। तो इसमें से जैसे साइटोप्लाज्म से जल बाहर आएगा तो ये झिल्ली भी सिकुड़ने लग जाएगी। जैसे हम बात करें, देखिए कि जो सिंपल यदि एक एग्जांपल के तौर पर बात करें तो हम ये कहें कि जैसे जो ट्यूब होती है, टायर होता है, तो जो टायर रहता है वो हार्ड पार्ट रहता है और ट्यूब जो है वो हम ये कहें फ्लेक्सिबल है, लचीला पार्ट होता है। जब ट्यूब में से हवा निकालते हैं तो वो पिचक जाती है और टायर की शेप वैसी ही रहती है। तो बिल्कुल वही है
कि कोशिका भित्ति हार्ड है, इसकी शेप तो बिल्कुल वही रहेगी। जब इसमें से जल बाहर आएगा तो इसकी शेप तो वही रह जाएगी, लेकिन ये जीवद्रव जो झिल्ली होती है या जीवद्रव जो कला रहती है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सिकुड़ने लग जाती है, क्योंकि ये एक लचीला पार्ट होता है। तो ये पार्ट सिकुड़ करके जैसे ये यहां तक था, अब यहां तक आ गया। यदि इसको और भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, यानी यहां पर भी क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसी में रखा है, जैसे यहां पर रखा था तो और अधिक समय के लिए रखा, तो इससे और जल बाहर आएगा। यानी इस पार्ट से हम बात करें तो इस पार्ट से जल बाहर आएगा, यहां इस विलियन के अंदर जल बाहर आ जाएगा। तो ये पार्ट और सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल छोटी सी जगह में आ जाता है इस तरीके से। तो जो हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, यदि हम इसकी बात करें तो ये स्ट्रक्चर हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पार्ट से घिरा हुआ पार्ट होता है जीवद्रव या साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये इस सेल के अंदर छोटे से भाग में सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया है। तो जब ये जो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जब श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीवद्रव कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस। तो अब देखिए प्लाज्मोलाइसिस क्या हुआ। यदि एक कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो इस कोशिका से जल के अणु हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ जाते हैं, जिससे कोशिका का साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है और एक छोटे से पार्ट में आ जाता है। इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो ये तो है प्लाज्मोलाइसिस। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक है इसके अंदर, और ये होता है डीप्लाज्मोलाइसिस या जीवद्रव विकुंचन। तो जीवद्रव विकुंचन देखिए क्या होगा कि जैसे ये पार्ट था, इस पार्ट की यदि हम बात करें तो ठीक इससे अपोजिट। तो यहां पर एक कंडीशन देखिए ये आती है। तो ये जो कंडीशन आती है यदि हम इसकी बात करें तो देखिए कि जो ये सामान्य नॉर्मल सेल थी, इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो ये जैसे ही जीवद्रव सिकुड़ने लगता है, जीवद्रव जो है वो श्रिंक होने लगता है, तब हम इसको कहते हैं इंसिपिएंट या इनिशियल प्लाज्मोलाइसिस, प्रारंभिक जीवद्रव कुंचन। तो ये जो कोशिका है जब जीवद्रव सिकुड़ने लग जाता है, श्रिंक होने लग जाता है, तब उस कोशिका को हम कहते हैं इनिशिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, यानी इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जीवद्रव कुंचित कोशिका, प्रारंभिक कोशिका, यहां पर ये हुई। तो ये जो प्रारंभिक जीवद्रव कुंचन जो कोशिका रहती है, इस कोशिका को यदि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो ये वापिस इसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको देखिए कि हम सीधा समझने के लिए यदि ये कहें कि यहीं से लगाएं कि ये कोशिका है और ये जो कोशिका है जिसका जीवद्रव सिकुड़ चुका है, बिल्कुल छोटे से पार्ट में ये जीवद्रव आ गया है, साइटोप्लाज्म आ चुका है। अब ये जो साइटोप्लाज्म यहाँ छोटे से पार्ट में आया है, इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जीवद्रव कुंचित कोशिका। अब इस जो वर्डिंग है या डीप्लाज्मोलाइसिस है, इसको देखें तो इसके लिए देखिए कि ये सेल है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, इस सेल को अपोजिट कर दें इस तरीके से। तो इस तरीके से करेंगे तो यहां पर जो हाइपरटोनिक है इसकी जगह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए दो अलग अलग मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म कंप्लीट हुई। यदि मैं इसको यहां से हटा दूं इस तरीके से, अब उल्टा कर देते हैं इसको, ये हो गया कि प्लाज्मोलाइज्ड जो सेल है या जीवद्रव कुंचित जो कोशिका है, इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या अधोप्रासरणी विलयन, अधोप्रासरणी विलयन वह विलयन है
जिसकी कंसंट्रेशन इसकी कंसंट्रेशन यानी साइटोप्लाज्म से कम होती है, यानी डाइल्यूट होता है ये। तो यदि जीवद्रव कुंचित कोशिका या प्लाज्मोलाइज्ड जो सेल है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम रख देते हैं तो ठीक अपोजिट हो जाएगा कि वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर करेंगे, कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से, यानी ये जो पार्ट है यहां पर वाटर मॉलिक्यूल एंट्री करेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल जब एंट्री करेंगे तो इसका जो जीव द्रव है या प्रोटोप्लाज्म है ये फैलने लग जाता है, स्प्रेड होने लग जाता है। अब जैसे ये स्प्रेड होगा या फैलेगा तो देखिए ये पहले की तरह, देखिए ये इतना सा पार्ट था, अब यही पार्ट इतना हो गया है, तो जीव द्रव इसका फैल गया है। और जीव द्रव फैल रहा है, अब इसको फिर, और हम ये कहें कि जैसे ये पार्ट जो है हाइपर की जगह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो ये जल जो बाहर निकल रहा है ये इसके अंदर एंट्री करेगा इस तरीके से। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एंट्री करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये फैल जाएगा। देखिए पहले जीव द्रव इतना था, तनु विलियन में या हाइपोटोनिक में रखा तो इसके बाद ये इतना फैला, फिर भी इसको हाइपोटोनिक में रख रहे हैं तो ये और अधिक फैल गया, और ये एक नॉर्मल सेल जो होती है उस स्टेज में आ गया। तो हम ये कहें कि ठीक प्लाज्मोलाइसिस से अपोजिट क्रिया होती है डी प्लाज्मोलाइसिस, यानी जीवद्रव कुंचन और विकुंचन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि हम बात करेंगे तो देखिए इसको समझने के लिए कि हम क्या कह रहे हैं कि इसको यदि जीवद्रव कुंचित कोशिका को हाइपोटोनिक या तनु विलियन में रखेंगे तो उसमें जल प्रवेश कर जाएगा और उसका जीवद्रव स्प्लिट हो जाता है, फैल जाता है, और फैल जाने से जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं जीवद्रव विकुंचन। तो ये है। अब देखिए इसको मैं एक ही डायग्राम में यदि इन दोनों पार्ट है इनको शो करें तो देखिए यहां पर हमने लिखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और यहां हो जाएगा अपोजिट साइड में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखेंगे तो ये जो मैकेनिज्म होगी, इधर की साइड जो मैकेनिज्म होगी वो होगी प्लाज्मोलाइसिस, यानी ये जो मैकेनिज्म है इधर की साइड जो मैकेनिज्म चलेगी वो मैकेनिज्म हो जाएगी प्लाज्मोलाइसिस। इस तरीके से देखिए ये कंप्लीट जो एरो है मैं यहां पर बता रहा हूं, प्लाज्मोलाइसिस। ये मैकेनिज्म कब होगी? जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। इसके बाद देख सॉल्यूशन का नाम लिख रहा हूं मैं साथ में, प्लाज्मोलाइसिस कब होगा? जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसमें रखेंगे। तो इसके बाद सेकंड जो पार्ट आ जाता है डी प्लाज्मोलाइसिस। तो डी प्लाज्मोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो कब होगी? देखिए इस तरीके से, यानी हमने इधर की साइड है डी प्लाज्मोलाइसिस, और यदि इसकी बात करें तो ये होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यदि हाइपोटोनिक में रखेंगे तो डी प्लाज्मोलाइसिस, और यदि हाइपर में रखेंगे तो प्लाज्मोलाइसिस। और ये जो मैकेनिज्म है तो देखिए इस मैकेनिज्म के अंदर हमने इधर से ये अलग अलग एरो बनाए हैं। एक तो एरो ये हुआ हाइपरटोनिक, तो ये कोशिका है ये इसमें बदलेगी। इसके बाद ये मैकेनिज्म इधर की ओर है तो ये कोशिका इसमें बदल जाती है। यदि हाइपर में रखेंगे तो ये कोशिका इसमें बदलेगी, ये कोशिका इसमें बदलेगी। तो इस तरीके से ये है, यानी प्लाज्मोलाइसिस की मैकेनिज्म इधर है और डी प्लाज्मोलाइसिस की मैकेनिज्म यहाँ से शुरू हो जाती है। दोनों के डायग्राम सेम रहते हैं, केवल हमें कहीं इनके जो डायरेक्शन रहते हैं और सॉल्यूशन रहते हैं केवल इनका डिफरेंस रहता है। बिल्कुल इसी तरीके से डायग्राम रहते हैं, एक में ऐसे बनेगा तो दूसरे में इसे अपोजिट बन जाता है। तो ये प्रोसेस होती है प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस की।
बात देखिए, जो अगला जो टॉपिक आ जाता है, या फिर कहें कि इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है रोयो डिस्कलर प्लांट के। तो यहाँ पर देखिए रोयो डिस्कलर जो प्लांट है इसकी बात करें, देखिए एक एक्सपेरिमेंट है सिलेबस में कि रोयो डिस्कलर जो प्लांट की लीफ है उसकी यदि हम सेल की बात करें, तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट की जो लीफ है, पत्ती है, एंड रोयो डिस्कलर पादप की पत्ती जो होती है उसकी बात करें, उस पत्ती का जो साइटोप्लाज्म होता है पर्पल कलर का होता है। तो ये जो कलर है यानी जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म देखिए कैसा रहेगा, पर्पल। यानी यहां पर ये जो कलर है, ये कलर है पर्पल। जब हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देखिए जब हम इसको किस में रख रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो हमने ये कहा कि ये जो कलर था, ये कलर है पर्पल। देखिए तो ये जो पर्पल जो कलर है, ये पार्ट जो इतना था, पहले ये पार्ट इतने में फैला हुआ था ये कलर। जब इसको हाइपरटोनिक में रखा तब इतना, फिर कुछ समय बाद इसको देखा तो इसका जो पर्पल जो कलर था वो केवल इस पार्ट में ही रह गया। यानी हम बात करें कि केवल इस पार्ट में ही पर्पल कलर रह गया। तो ये जो है, जब इसको माइक्रोस्कोपी पर देखा तब हमने देखा कि ये पूरी सेल पर्पल कलर की दिखाई दे रही थी, बैंगनी रंग की दिखाई दे रही थी। जब इसको हमने अधिप्रासनी या हाइपरटोनिक में रखा तब इसका कलर जो है सिकुड़ गया और छोटी दूर में हो गया। लास्ट में देखा तो ये पर्पल या बैंगनी कलर है, बिल्कुल थोड़ी सी दूर में आ चुका था। और इस तरीके से हमने ये कहा कि इसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस होगी। जब इसको वापस इस कोशिका को, प्लाज्मोलाइज कोशिका को वापस यदि हम बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशन या वाटर में रखा तो ये पर्पल कलर फिर से इस पूरी कोशिका में फैल गया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस है क्या होता है। और सेल वॉल और इस साइटोप्लाज्म के बीच के अंदर जो आउटर जो सॉल्यूशन रहता है वो आ जाता है। इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है, ये अगला जो टॉपिक है इनविविशन या अंतःशोषण। इनविविशन या अंतःशोषण, इसी का एक दूसरा नाम ये रहता है एड्रोप्शन या अधिशोषण। तो एड्रोप्शन या अधिशोषण या इनविविशन या अंतःशोषण दोनों एक ही है। तो यहाँ पर देखिए हम ये कहें कि देखिए सबसे फर्स्ट में यदि एक एग्जाम्पल देखें तो हम समझ जाएंगे इसको एग्जाम्पल से। जब भी हम ये कहते हैं कि जब बरसात होती है, तो जब बरसात होती है उस समय क्या रहता है कि हमारे जो दरवाजे रहते हैं, गेट जो रहते हैं, ये लकड़ी के या वुड के जो बने हुए हैं, तो ये जो लकड़ी रहती है इन्वायरमेंट से मॉइस्चर या वाटर मॉलिक्यूल है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, थोड़ा लार्ज हो जाता है। तो जब इनका साइज बढ़ जाता है तो हम कॉमनली ये देखते हैं कि हमारे दरवाजे सही से बंद नहीं होते हैं, खुलते नहीं है, टाइट हो जाते हैं, उनमें एट्रेंसी आ जाती है। तो यहाँ पर देखे कि जो हमारा दरवाजा था उसने जल को अपने अंदर अवशोषित किया, यानी एब्जॉर्प्शन किया वाटर का, लेकिन जो हमारा दरवाजा था या विंडो थी वो जल में सॉल्यूशन नहीं बना पाई। यानी सॉल्यूशन नहीं बना बल्कि उसने इन्वायरमेंट को एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे हम कॉटन की बात करें, जो कॉटन जो रहता है, या फिर कहें कि जैसे चूना जो रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो रहता है, ये इन्वायरमेंट की नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हल्का सा एब्जॉर्ब किया लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं बना पाए। कॉटन जो रुई होती है, रुई को यदि इन्वायरमेंट में ओपनली छोड़ते हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें नमी आ जाती है लेकिन सॉल्यूशन नहीं बनता है। तो यही जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं इम्बिबिशन या अंतःशोषण। तो इसका देखिए सीधा सा अर्थ हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन हुआ विदाउट सॉल्यूशन फॉर्मेशन। तो हम ये कहें कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। देखिए इसकी जो डेफिनेशन की बात करें
तो बिल्कुल शॉर्ट में ये डेफिनेशन मैंने लिखी है कि इसका क्या अर्थ होता है। एक ठोस या कोलाइडी जो पदार्थ रहते हैं उनका बिना जल में विलय हुए, जैसे हमने कहा कि जो हमारा दरवाजा है या विंडो जो रहती है वो जल में विलय नहीं हुई, जल में कोई विलियन नहीं बनाया उसने, जैसे कि शुगर को जल में डालते हैं तो विलियन बनता है, ऐसे कोई विलियन नहीं बनाया विंडो ने। बिना जल में विलय हुए, बिना जल में विलय हुए जल का अवशोषण, ये हमारा जो पदार्थ है या सब्सटेंस है, देखिए इसकी डेफिनेशन में ठोस या कोलाइडी पदार्थ बिना जल में विलय हुए जल का अवशोषण करते हैं और इस प्रक्रिया या प्रोसेस जो रहती है उसको हम कहते हैं इनबिबिशन। तो हम इसको ये कह सकते हैं, देखिए ठोस एंड सॉलिड एंड कोलाइड सब्सटेंस विदाउट डिजोल्व वाटर, वाटर में बिना विलय हुए वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी वाटर का सॉलिड जो पार्ट रहता है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है लेकिन वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, विलय नहीं होता है, और ये जो रहता है प्रक्रिया रहती है इसको कहते हैं इनबिबिशन। तो ये हुआ। अब जो है अपने जो पार्ट है इसके अंदर है इनबिबिशन जो है इसकी डेफिनेशन और इसकी इंपॉर्टेंस। तो देखिए इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, एग्जाम्पल मैंने बहुत ही सिंपल बताया है। जो लकड़ी जो रहती है, तो जो भी वुड या लकड़ी जो प्लाईवुड जो रहते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं बनते हैं, नमी का जो वाटर रहता है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस की, तो देखिए जो प्लांट सीड होते हैं, प्लांट के जो बीज होते हैं, जब हम उनको जो सोयल या मिट्टी के अंदर जब भी हम उनको डालते हैं या फिर कहीं जब उनको उगाते हैं तो उस समय देखिए कि वो मिट्टी से जल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और उनका जो सीड कोट रहता है वो फट जाता है, डेएसेंस हो जाता है, स्फुटित हो जाता है, और जो सीड रहता है उसका जर्मिनेशन हो जाता है। तो यदि ये इनविबिशन या अंतःशोषण की प्रोसेस नहीं होती तो सीड का जर्मिनेशन या बीज का अंकुरण नहीं होता। तो एक तो बीज अंकुरण में इंपॉर्टेंस हुई। इसके बाद देखिए जो प्लांट की जो बॉडी रहती है उसमें जो मटेरियल या फूड मटेरियल रहता है उसमें से जो जल जो रहता है, या फिर कहें कि रूट के द्वारा जो जल एब्जॉर्ब किया गया है उस जल को भी इस प्रोसेस के द्वारा हम ये कहें कि प्लांट के दूसरे पार्टों में पहुंचाया जाता है। रूट से जल आया स्टेम में और लीफ में, यदि वो स्टेम लीफ या रूट है उस जल में डिजोल्व नहीं हुई बल्कि उसका एब्जॉर्प्शन कर रही थी, तो ये भी प्रोसेस है इसी के द्वारा होती है। इसके बाद में देखिए और देखें कि जैसे प्लांट सेल होती है, तो प्लांट सेल के अंदर आउटर साइड की यदि बात करते हैं तो सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज पेक्टिन होता है जो जल का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिनकी वजह से ये प्लांट के अंदर अंतःशोषण हो जाता है। इसके बाद कई बार देखिए एक और भी एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि जो बड़ी चट्टानें रहती हैं उन चट्टानों के बीच में जो दरारें बन जाती हैं, क्लिफ्ट बन जाती हैं, उनके बीच में जो लकड़ी का एक पार्ट रहता है वो डाल दिया जाता है और फिर उसको जो वाटर रहता है उससे या पानी से भिगोते हैं, वह पानी का एब्जॉर्प्शन करता है और वह फैल जाता है, फूल जाता है। जैसे ही वाटर जो है उसका वाटर का इनविबिशन लकड़ी का टुकड़ा करता है वह फैलेगा, फैलने पर वह चट्टान जो रहती है वो टूट जाती है, जो चट्टानों को तोड़ने में भी इसके इम्पोर्टेंट होती है। अब देखिए हम बात करें इसकी कि इसको इफेक्टिव करने वाले कारक जो रहते हैं, तो इसको जैसे टेम्परेचर करता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो हम ये कहें कि अंतःशोषण कम हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें जो सरफेस एरिया रहता है वो डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया कितना है। इसके साथ ही डिपेंड करता है सरफेस एरिया जो है वो किस सब्सटेंस का बना हुआ है। तो ये सब चीजें इसको डिपेंड करती हैं कि वे यहाँ पर जो है अंतःशोषण किन किन पर डिपेंड करेगा।